जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे चैनल पर अब दोपहर 1 बजे डेली एक स्पेशल वीडियो आती है, तो आप सब वो वीडियोस भी बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि वो वीडियोस भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आपको बता दें कि आज दोपहर में 1 बजे एनटीपीसी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन पर वीडियो आ रही है, तो देखना ना भूलें। बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास की तरफ। तो आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें। और आज देखते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल लाइंस के साथ। और आज की मोटिवेशनल लाइंस हैं: सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम हो। सच्चाई वो दिया है जिसे अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दो तो बेशक रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है। तो दोस्तों, अपने आप को सच्चाई के उजाले में रखें, ना कि झूठ के अंधेरे में, और आप अपनी तैयारी को खुद ही आंकें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है: हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन वॉर्डन मेडल से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं: ए स्टीव स्मिथ, बी मिशेल मार्च, सी ग्लेन मैक्सवेल और डी मैथ्यू वेड। तो दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में स्टीव स्मिथ को तीसरी बार एलन वॉर्डन मेडल से सम्मानित किया गया है। एलन वॉर्डन मेडल ऑस्ट्रेलिया में साल में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले पुरुष खिलाड़ी और बेलिंडा क्लार्क अवार्ड सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ी को दिया जाता है। स्मिथ को तीसरी बार एलन वॉर्डन मेडल मिला है। अब वह सर्वाधिक बार इस पुरस्कार जीतने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बन गए हैं। उनसे आगे माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग हैं, जिन्होंने चार चार बार यह मेडल हासिल किया है। दोस्तों, नजर डालेंगे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की तरफ और देखते हैं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो आपको बता दें कि 1877 में जो टेस्ट क्रिकेट इतिहास का पहला टेस्ट खेला गया था, वह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ही खेला गया था। तो ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहले टेस्ट में, ऐतिहासिक टेस्ट में हिस्सा लिया था। दोस्तों, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम के वर्तमान कप्तान देखें तो टेस्ट के इनके कप्तान टिम पेन हैं, ओडीआई और टी20 के कप्तान आरोन फिंच हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 1909 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने आईसीसी की पूर्ण सदस्यता ली थी और इन्होंने 5 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है दोस्तों। और ये 5 बार हैं: 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015। तो दोस्तों, याद रखें कि यह 3 बार लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाली इकलौती टीम है। और आपको बता दें कि 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जीती है, और वह 2006 और 2009 में। टी20 वर्ल्ड कप अभी तक इन्होंने नहीं जीता है। तो आप इनके याद रखें। और आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों बता रहे हैं, तो अब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने लगा है, तो आप सब बहुत अच्छे से ध्यान रखें। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है: फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ कितने साल का करार किया है? आपके ऑप्शन हैं: ए 4 साल, बी 1 साल, दो सी 2 साल, डी 3 साल। तो दोस्तों, आपको बता दें, फार्मूला वन वर्ल्ड चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने मर्सिडीज के साथ 1 साल का करार किया है। हैमिल्टन साल 2013 में मर्सिडीज से जुड़े थे। उन्होंने अब तक 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। फार्मूला वन के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन को कुछ ही समय पहले बीबीसी का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था, जब उन्होंने माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी की थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए आईआईएससी और किसके बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं: ए नीति आयोग, बी इसरो, सी डीआरडीओ और डी निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों, आपको बता दें, संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के लिए आईआईएससी के और डीआरडीओ के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के दायरे और उद्देश्य का विस्तार करने के लिए आईआईएससी के परिसर में जेएटीपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, नजर डालेंगे डीआरडीओ की तरफ, मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ। तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं, और इसके लिए उत्तरदायी मंत्री हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है: फाइनेंशियल आइटम की टाइम की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने कौन सा स्थान हासिल किया? आपके ऑप्शंस हैं: ए 23वां, बी 25वां, सी 27वां और डी 42वां। तो दोस्तों, आपको बता दें, फाइनेंशियल टाइम की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2021 की सूची में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने
23वां स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में भारत के चारों इंस्टीट्यूट IIM बेंगलोर, IIM कोलकाता, IIM अहमदाबाद और IIM इंदौर ने जगह बनाई है। दोस्तों नजर डालेंगे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके वर्तमान डीन अजीत रंगेनकर हैं तथा इसका मुख्यालय यह हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने हाल ही में प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अमिताभ घोष, बी संगीत पाल चौधरी, सी अमिताभ बच्चन और डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोस्तों आपको बता दें पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने हाल ही में जिस पुस्तक का प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड नामक जिस पुस्तक का प्रकाशन किया है, इसके लेखक संगीत पाल चौधरी जी हैं। दोस्तों पुस्तक के बारे में बता दें आपको, तो पुस्तक बताती है कि कैसे यह दशक कोविड-19 महामारी के बीच प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के उदय को देखा, जैसे उन्होंने शेयर बाजार में बढ़त हासिल की और आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधि में अपना प्रभाव बढ़ाया। दोस्तों प्लेटफॉर्म स्केल का पहला संस्करण 2015 में प्रकाशित हुआ था, तो यह आप याद रखें कि इसका पहला संस्करण 2015 तथा द्वितीय संस्करण 2021 में प्रकाशित हुआ। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत के मौसम विभाग ने देश का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड उड़ीसा राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड का मुख्य उद्देश्य त्वरित आघात के कारण मानव मृत्यु और संपत्ति के नुकसान को कम करना है। यह सुविधा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, IMD, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के भी सहयोग से स्थापित की जाएगी। दोस्तों नजर डालेंगे उड़ीसा की तरफ, आपको कल भी बताया था और आज फिर से बताऊंगा, जिससे आप लोग बार बार सुने तो आपको याद हो जाए और ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत ना पड़े। तो बता दें दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, जिसे टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। उड़ीसा की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक तथा राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। दोस्तों अगर उड़ीसा की सीमा देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों से तथा बंगाल की खाड़ी से तटीय सीमा इसकी लगती है। दोस्तों उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी समुद्री झील है और उस झील का नाम है चिल्का झील। दोस्तों अगर उड़ीसा के नेशनल पार्क देखें तो यहाँ पर सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, नंदनकानन प्राणी उद्यान, उषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। तो इनमें से आप नंदनकानन प्राणी उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान पर स्टार मार्क कर लें। दोस्तों चिल्का झील के अलावा अन्य झीलें देखें तो अनसुप्पा झील और कंजिया झील ही भी उड़ीसा में ही स्थित है। और यहाँ पर अगर हीराकुंड बांध के अलावा देखें तो यहाँ पर रेंगाली बांध है जो ब्राह्मणी नदी पर स्थित है। दोस्तों उड़ीसा में एक परियोजना स्थित है तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना। तो आप यह याद रखें कि तालचर सुपर थर्मल पावर परियोजना उड़ीसा में स्थित है। अगर उड़ीसा के पर्यटक स्थल देखें तो मुख्य पर्यटक स्थल पुरी जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर है। दोस्तों यह आप याद रखें। और यहाँ पर अगर स्टेडियम देखें तो बाराबाती स्टेडियम कटक तथा कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, जबकि बाराबाती स्टेडियम कटक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और कलिंगा स्टेडियम इंटरनेशनल हॉकी के लिए फेमस है। दोस्तों अगर उड़ीसा का प्रमुख त्यौहार देखें तो नुआखाई उत्सव और कोणार्क महोत्सव यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं, जिसमें से आप नुआखाई उत्सव पर स्टार मार्क कर लें क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़ और डी पंजाब। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र जिन्होंने कक्षा 8 में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं वे इस परीक्षा के लिए पात्र होंगे। दोस्तों नजर डालेंगे दिल्ली की तरफ, तो आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। इसकी सीमा देखें दोस्तों तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। दिल्ली के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धीरू भाई नारायण भाई पटेल हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्य एक अशोल भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो यहाँ का प्रमुख है। दोस्तों अगर दिल्ली के मुख्य स्थान देखें भारत में तो इंडिया गेट, लाल किला, कमल मंदिर, कुतुब मीनार जो भारत की सबसे ऊंची इमारत है या कोई धरोहर है, और जामा मस्जिद जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, और हुमायूं का मकबरा जो यूनेस्को धरोहर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो यहाँ पर 6 मुख्य
प्रमुख स्थान है इंडिया गेट, लाल किला, कमल मंदिर, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद और हुमायूं का मकबरा। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है तथा दिल्ली में मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली ट्रेन शुरू हुई है। दोस्तों आपको साथ ही बता दें कि दिल्ली में पहला हाइड्रो सीएनजी स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है भारत देश का, तो आप यह भी याद रखें। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपके ऑप्शन हैं ए वेंकैया नायडू, बी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, सी एम हामिद अंसारी और डी शशिकांत दास। तो दोस्तों आपको बता दें बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ नामक पुस्तक एम हामिद अंसारी जी ने लिखी है। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति रहे। एक पूर्व राजनयिक, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब में ऑस्ट्रेलिया के उच्च आयुक्त और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में राजदूत के रूप में कार्य किया है। इस पुस्तक में हामिद अंसारी ने अपने जीवन में हुई अनियोजित घटनाओं, अपनी पैदाइश से लेकर लगातार 2 बार देश के उपराष्ट्रपति रहने और इस दौरान हासिल अनुभवों की बड़ी बेबाकी से जिक्र किया है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को कितने प्रतिशत तक सीमित कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए 1%, बी 2%, सी 3% और डी 4%। तो दोस्तों आपको बता दें भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की अनुमेय मात्रा को 2% तक सीमित कर दिया है। नवीनतम संशोधन 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। वर्तमान में 2021 में खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 3% है, जो पिछली सीमा से 5% कम है। FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन किया है ताकि नए खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री और निषेध प्रतिबंध विनियम 2021 को प्रभावी किया जाए। दोस्तों अगर नज़र डालेंगे FSSAI तो इसकी स्थापना अगस्त 2011 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष रीता तेवतिया जी हैं तथा यहाँ के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारी अरुण सिंघल हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किसने कचरे के डिस्पोजल फॉर कलेक्शन की जानकारी नहीं देने पर कोक, पेप्सी और बिस्लरी पर करीब 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन हैं ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, सी योजना आयोग और डी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कचरे के डिस्पोजल फॉर कलेक्शन की जानकारी नहीं देने पर कोक, पेप्सी और बिस्लरी पर करीब 72 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस जुर्माने के साथ बाबा रामदेव की पतंजलि पर 1 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। दोस्तों नजर डालेंगे अगर CPCB मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ, तो इसकी स्थापना 22 सितंबर 1974 को हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत गर्गवा हैं तथा इसके वर्तमान एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री शिवदास मीना हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में अमेरिका ने फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने की घोषणा की है। वर्ष 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने परिषद से हटने का फैसला लिया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानवाधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्व का अग्रणी मंच है। दोस्तों नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है जो कनाडा और मैक्सिको के बीच में स्थित है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। यहाँ की मुद्रा US डॉलर है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और आपको बता दें दोस्तों 2020 में जो बाइडेन तथा कमला हैरिस को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। दोस्तों वाशिंगटन DC में विश्व बैंक तथा IMF का मुख्यालय है। तो यह भी याद रखें कि अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में विश्व बैंक तथा IMF का मुख्यालय है। और दोस्तों आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील अमेरिका में ही स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा से USA की सीमा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सीमा 49 डिग्री अक्षांश रेखा जो प्राकृतिक सीमा बनाती है। और अमेरिका का न्यूयॉर्क बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है और न्यूयॉर्क में UNO का मुख्यालय स्थित है। दोस्तों विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान USA में ही स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन यह भी USA में स्थित है। दोस्तों साथ में आप याद रखें कि विश्व में
ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस डेट्रॉइट शहर यूएसए में स्थित है। और भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। दोस्तों याद रखें, पीथमपुर को शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है। और यूएसए में सिलिकॉन वैली शहर है, जो आईटी सेक्टर के लिए फेमस है। और भारत में आईटी सेक्टर के लिए फेमस और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना वाला बेंगलुरु शहर है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका मक्का व सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में प्रथम है, तथा यहाँ पर विश्व का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है अटलांटा हवाई अड्डा। और दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। और साथ में आपको बता दें कि ये यूएसए विश्व में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। तो इससे क्षेत्रफल में रूस और कनाडा तथा जनसंख्या में चीन और भारत इससे बड़े हैं। दोस्तों हाल ही में भारत और अमेरिका का एक संयुक्त युद्ध अभ्यास भी चल रहा है, सैन्य अभ्यास। और भाई 8 फरवरी राजस्थान से शुरू हुआ, उसका नाम है युद्ध सैन्य अभ्यास। और अगर दूसरे युद्ध अभ्यास देखें सैन्य अभ्यास, तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रंप सैन्य अभ्यास और मालाबार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने होप प्रोब अंतरिक्ष यान को पहली ही कोशिश में किस ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है? आपके ऑप्शन हैं ए बुध, बी मंगल, सी शनि और डी शुक्र। तो दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात ने होप प्रोब अंतरिक्ष यान को पहली ही कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा दिया है सफलतापूर्वक। यह होप प्रोब अंतरिक्ष यान लगभग 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा तो लाल ग्रह पर ऐसा करने वाला वह दुनिया का 5वां देश बन गया संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की तरफ अगर नजर डालेंगे दोस्तों, तो इसकी राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा अमीराती दिरहम है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं तथा यहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यूएई का दुबई शहर को मिडिल ईस्ट का पेरिस कहा जाता है। और साथ ही हम मंगल ग्रह पर अगर यह मिशन गया है तो मंगल ग्रह से भी कुछ जानकारी देख लेंगे। तो आपको बता दें दोस्तों कि मंगल ग्रह क्रम में सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम में चौथा ग्रह है। इसका परिक्रमण समय 687 दिन तथा घूर्णन समय 24 घंटे 37 मिनट इसका समय होता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो आकार में बहुत छोटे हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत, अभी तक जो सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत है ओलंपस मॉन्स, वह भी मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 27 किलोमीटर है, जो लगभग हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा जुड़ सकते हैं। आपको अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। और आपका एक बार फिर से वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो।